नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कंपटीशन कम्युनिटी द्वारा आयोजित क्रैश कोर्स में हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था विषय का राष्ट्रीय आय टॉपिक हम शुरू कर दिए थे। बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया है, कुछ टॉपिक बचा है जिसे आज हम खत्म करेंगे। लेकिन उसके पहले एक आप लोगों के लिए सूचना ये है कि कंपटीशन कम्युनिटी की टेस्ट सीरीज की घोषणा हो चुकी है, जिसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं। वहां जानकारी भी आपको मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी वहां पर हो जाएगा। तो कंपटीशन कम्युनिटी का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा होता है। ये सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कोको का सदस्य हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ने अपने रैंक के लिए टेस्ट सीरीज को श्रेय दिया और वह टेस्ट सीरीज कई टॉपर्स ने कंपटीशन कम्युनिटी का बताया। क्लियर है? चलिए अब हम अपने विषय पर लौटते हैं। राष्ट्रीय आय हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? तो हमने जीडीपी पढ़ा। जीडीपी पढ़ने के बाद हमने देखा कि जीडीपी निवासियों की आय को बताता है। नागरिकों की आय को जानने के लिए हम जीएनपी तक पहुंचे और जीएनपी में हमने देखा कि कैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नेगेटिव होता है और इस प्रकार से हमारा जीएनपी जीडीपी से कम होता है। जीएनपी से कुछ हमने इंप्योरिटीज को हटाया जो कि था मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, और नागरिकों की आय के अधिक शुद्ध रूप तक हम पहुंचे जो कि था एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और यही शुद्ध रूप को जब जनसंख्या में विभाजित किया गया तो हमें प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम मिला जो कि आर्थिक समृद्धि का सबसे बेहतर स्वरूप माना गया। फिर उसके बाद हम पर्सनल इनकम पर पहुंचे और पर्सनल इनकम के बाद हम डिस्पोजेबल इनकम तक गए। डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम लोगों की क्रय शक्ति या फिर उपभोक्ता के क्रय करने की क्या क्षमता है इसको दर्शाता है। उसके बाद हम स्थिर भाव, प्रचलित भाव वाले टॉपिक पर पहुंचे और उसके बाद हम आज बचे हुए टॉपिक पर बात करेंगे। जो राष्ट्रीय आय में बचा हुआ मामला है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो क्योंकि अभी तक का पढ़ा हुआ सार निकल कर आएगा। किस प्रकार से? आज हम, जैसे मैंने कहा, मौद्रिक मूल्य आ गया और इस मौद्रिक मूल्य के हमने एक कंसेप्ट देखे, इन्फ्लेशन वाले, मुद्रास्फीति वाले। क्लियर है? और इसमें हमने दो निकाला, एक कांस्टेंट प्राइस और एक करंट प्राइस। अब इसी मौद्रिक मूल्य को हम राजकोषीय नीति के साथ जोड़कर देखने वाले हैं। राजकोषीय नीति, छोटी ई की मात्रा होगी तो करेक्ट कर लीजिएगा। राजकोषीय नीति इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी या फिजल पॉलिसी भी कहते हैं। जब हम इस परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो ठीक इन्फ्लेशन में जैसे हमें दो कंसेप्ट दिखे थे, कांस्टेंट और करंट, वैसे ही इस राजकोषीय नीति वाले पार्ट में भी दो कंसेप्ट मिलेंगे। एक कारक लागत और दूसरा बाजार लागत। क्लियर है? इंग्लिश में इसे कहेंगे फैक्टर कॉस्ट और इसे कहेंगे मार्केट कॉस्ट। क्लियर है? अर्थात आपको समझने के बाद जीडीपी की मौद्रिक मूल्य कारक लागत में, अर्थात जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, लाइट रिफ्लेक्ट किया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, और ऐसे ही एक जीडीपी मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस भी आप कह सकते हैं। ऐसे कुछ पता चलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। कारक लागत या कारक आय या फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। जब हम जीडीपी और जीएनपी को समझ रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीएनपी में जो हम देखते हैं वो क्या होता है। तो भाई उत्पादन के कुछ कारक होते हैं, कुछ नहीं, सीमित कारक होते हैं, और उत्पादन के कारकों के सामने जो आय बनती है उसे कारक लागत कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वह फैक्टर्स जिसकी वजह से प्रोडक्शन होंगे
उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सामने फैक्टर इनकम होगा। जैसे कि लैंड है अर्थात भूमि, तो इसके सामने क्या होगा? रेंट या किराया। लेबर अर्थात श्रम, तो इसके सामने क्या होगा? वेतन या वेज या वेजेस। कैपिटल अर्थात पूंजी, और इसके सामने क्या होगा? इंटरेस्ट या ब्याज। फिर एंटरप्रेन्योर, या फिर इसे ही हिंदी में कह दूं उद्यम, और इसके सामने क्या होगा? प्रॉफिट। इन चीजों को हमने क्या कहा? कारक, आय या लागत। ठीक, एक नाम तो इसका ये है। दूसरा नाम साधन लागत। तीसरा नाम कारखाना, कारखाना लागत। ठीक, इंग्लिश में कह दूं तो इसे एक फैक्टर कॉस्ट। बस, और ज्यादा इसमें और नहीं करना है कि इसका नाम उसका। तो मतलब क्या है कि कारक लागत, साधन लागत, कारखाना लागत। कारखाना लागत हम इसलिए कहते हैं कि किसी भी एक वस्तु की एग्जाम्पल ले लेते हैं, काम करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, मान लेते हैं पेन लेते हैं और इसकी कीमत हम 50 रुपए कहते हैं। ठीक है, ये 50 रुपए अभी बाजार पर नहीं पहुंचा है, अभी यह कारखाना में, मतलब यह वस्तु जो है बाजार में नहीं पहुंचा है, अभी यह वस्तु उत्पादन हुआ है और कारखाने में ही है, तब इसकी कीमत 50 रुपए बनी हुई है। बाजार में पहुंचेगा, कीमत कुछ और हो जाएगी, दिमाग थोड़ा बाद में लगाएंगे उस पर। अभी यहीं पर कि अभी यह कारखाना में ही है और इसकी कीमत 50 रुपए है, तो यह वस्तु की कीमत, यह पेन की कीमत 50 रुपए कारखाना में ही किस आधार पर हुई? तो भाई इसमें मान लेते हैं कि 5 रुपए रेंट का होगा, 10 रुपए वेजेस का होगा, 10 रुपए इंटरेस्ट का होगा, और 25 रुपए मान लेते हैं प्रॉफिट का होगा। अर्थात इस पेन को बनाने में जो ये उत्पादन के कारक लगे थे, उनके सामने जो लागत हुई, उसके सामने जो मॉनेटरी वैल्यू बनी, वह इस वस्तु की कीमत बनी। तो कारखाना में ही है, बाजार में नहीं पहुंचा है, और कारखाना में रहते समय इसकी क्या कीमत है? इस कारक आय के आधार पर 50 रुपए, इसीलिए इसे कारखाना लागत कहते हैं। साधन लागत क्यों? तो जिन साधनों की वजह से इसकी यह मौद्रिक मूल्य हुई, इसलिए इसे साधन लागत कहते हैं। साधनों के आधार पर इसकी क्या लागत? 50 रुपए। कारक आय क्यों? क्योंकि उत्पादन के कारकों की यह आय हुई और इसके आधार पर इसकी कीमत 50 रुपए हुई। यह कंसेप्ट था फैक्टर इनकम का, और यही कंसेप्ट अब धीरे से हम फैक्टर कॉस्ट में लेकर आने वाले हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में लेकर आने वाले हैं। ये नहीं समझ में आया तो मैं रुक जाता हूं, यहीं टहलता रहता हूं, पानी पीता हूं, थोड़ी देर से शुरू करूंगा। 1-1.5 मिनट का टाइम ले लेते हैं, नहीं 10-15 सेकंड का टाइम ले लेते हैं। मैं 1-1.5 मिनट देता, लेकिन फिर डेटा खत्म होता है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे उस पेन की कीमत 50 रुपए आई कारखाने के स्तर पर, वैसे ही अगर हम इस देश में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हो रहा है, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को अगर हम कारखाना स्तर पर ही जोड़ दें, जीडीपी यही तो था
कि अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ना है। तो अगर हम कारखाना स्तर पर, मतलब बाजार में नहीं आया है, कारखाना स्तर पर जितने भी उसके मौद्रिक मूल्य हुए उसको अगर हम जोड़ दें तो जो मनी वैल्यू आएगी वह जीडीपी कारक लागत होगी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होगी। मौद्रिक मूल्य को ही तो जोड़ना है, तो भाई बाजार में जो वस्तुओं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है उसको मत जोड़ो, कारखाना स्तर पर अर्थात जो वस्तु की कीमत बनी हुई है वो उत्पादन के कारकों के आय के आधार पर जो मौद्रिक मूल्य बनी है, सिर्फ उसी मौद्रिक मूल्य के आधार पर इस देश में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसके मनी वैल्यू को जोड़ दो, तो जो वैल्यू आएगी वह कहलाएगी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी कारक लागत, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, या कारक लागत, ठीक है। अब वस्तु की कीमत जो कारखाना स्तर पर थी वो क्या भिन्न हो जाएगी बाजार में पहुंचते तक? हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु की कीमत के सामने कुछ लिखा होता है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और साथ ही साथ छोटे से ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब जो कीमत आपके पास है अब उस वस्तु में जो लिखी हुई है उसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं। तो कारखाना स्तर में जो मौद्रिक मूल्य है और बाजार में जो मौद्रिक मूल्य है इसमें क्या अंतर लाता है? इसमें अंतर लाता है टैक्स जो सरकार लेती है, अर्थात जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जैसे ही ये शब्द आया वैसे ही आपके मन में सवाल आया कि अरे ये क्या है? टैक्स तो जान गए सरकार लेती है, लेकिन अप्रत्यक्ष, तो इसके बारे में हम अगली जो टॉपिक आएगा हमारा इकोनॉमी का, राजकोषीय नीति, उस पर पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं ये बता दूं कि वस्तु और सेवाओं पर, देखिए हमारी जेब मतलब हमारी इनकम पर जो टैक्स लिया जाता है वो प्रत्यक्ष कर होता है और वस्तु और सेवाओं पर जो टैक्स सरकार लेती है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। अब क्योंकि हम जीडीपी पढ़ रहे हैं इसका मतलब वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर ही बात हो रही है, तो वस्तु और सेवाओं पर जो मौद्रिक मूल्य लिया जा रहा है वो अप्रत्यक्ष कर होगा, ठीक है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में सरकार ने, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या है, तो सभी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, कौन सा मौद्रिक मूल्य? जो कारखाना स्तर पर था, ठीक है। इस मौद्रिक मूल्य में सभी वस्तु और सेवाओं पर जो सरकार ने टैक्स लिया उस टैक्स को जोड़े और उसके बाद जो मौद्रिक मूल्य आया उसे हमने क्या कहा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी बाजार लागत पर। क्लियर है? इसके आगे और भी चीजें हैं तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा, ऐसे कमेंट में बमबार्डी नहीं। कारखाना स्तर पर जो वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मिला, ठीक है, बाजार में आने में क्या अंतर होगा कि सरकार यहां से कारखाना से बाजार तक आते तक में वह मौद्रिक मूल्य जुड़ गई जो सरकार टैक्स के फॉर्म में लेती है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, कॉल है। ठीक, तो सॉरी मुझे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ गया था क्योंकि कुछ आवाज़ें आ रही थी तो मैं यहाँ पर थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू जीडीपी मार्केट प्राइस, यहाँ तक हम पहुँचे। मन में ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि सर ऐसा चैन से हम रह क्यों नहीं सकते, ये इतने सारे इक्वेशन हम क्यों लेकर आते हैं, क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं। उसके पीछे एक कारण होता है। कारण पर बहुत लंबी चर्चा अगर मैं करूं तो वह प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सही नहीं होगा कि आखिर हम ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट करके क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है। अभी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं
जितनी जरूरत है उतना मैं समझाता भी चल रहा हूं, मतलब जो मुख्य आत्मा है वो तो मैं बताता चल रहा हूं, उसके इर्द गिर्द का जो मामला है वो भले थोड़ा सा हम अभी रुक रहे हैं। चलिए यहां तक हम पहुंचे थे। अब इसके आगे बात ऐसी है कि यह जो इक्वेशन है यह सही तो है लेकिन अधूरा है, इसमें कुछ और चीजों की आवश्यकता है, कुछ और इसमें कंपोनेंट जुड़ने वाला है। और वह क्या कंपोनेंट होगा? तो वह कंपोनेंट होगा सब्सिडी। क्लियर है? कहां जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। पहले उदाहरण ले लेते हैं हम एलपीजी सिलेंडर का। ठीक है, मान लेते हैं कि 700 रुपये में एलपीजी सिलेंडर का कारखाना लागत बना, कारखाना में एलपीजी सिलेंडर बनने में 700 रुपये लगा। सरकार ने इसमें मान लेते हैं कि 300 रुपये का क्या लिया, अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स लिया। ठीक है, बराबर में मार्केट प्राइस क्या आना चाहिए? तो बराबर में मार्केट प्राइस आना चाहिए 1000। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि मार्केट में ये आपको 500 रुपए में ही मिले, क्योंकि बाकी का जो मनी अमाउंट है 500, यह सरकार अपने ऊपर भार के तौर पर रखेगी। चलिए थोड़ा धैर्य, अब फिर समझते हैं। सरकार किसी वस्तु पर जब अनिवार्य योगदान मांगे तो वह कर हुआ, अप्रत्यक्ष कर हुआ। और अगर सरकार कोई ऐसे वस्तु जिसमें खुद पैसे दे रही हो, ऐसे वस्तु जो बहुत ही बेसिक नीड के हैं, ऐसे वस्तु जो बहुत जरूरी हैं, ऐसे वस्तु जिनकी सहायता से बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, ऐसे वस्तु पर सरकार अनुदान देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लोगों को पैसे देती है। या तो पैसे देगी या फिर उस वस्तु की कीमत पहले से ही सस्ता कर देगी, कंपनी के साथ साठगांठ हो जाएगा कि भाई आप मार्केट में 1000 रुपए की ये जो चीज है उसको 500 में ही बेचिए, जो 1000 रुपए का बाकी 500 रुपए है वह मैं आपको दे दूंगा। एक ये तरीका हो सकता है, या ये तरीका ये हो सकता है कि भाई मार्केट में लोग जो हैं वो सिलेंडर खरीदे, 1000 रुपए की वस्तु खरीदे, सरकार 500 रुपए फिर बाद में दे दे सब्सिडी के तौर पर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसका तात्पर्य क्या है कि सरकार ने कारक लागत में 300 रुपए का टैक्स लिया, सामने होने वाली थी बाजार में कीमत, बाजार में जो कीमत होने वाली थी 1000 रुपए होने वाली थी, लेकिन वह 500 रुपए हुई क्योंकि सरकार ने बाकी 500 रुपए अपने ऊपर यह भार ले लिया। तो मार्केट में यह हमें 500 रुपए में प्राप्त हुआ। लेकिन क्या यह सभी प्रकार के वस्तुओं पर ऐसा होगा? नहीं होगा। यह बहुत गिने चुने वस्तुओं पर ही होगा। ध्यान रखिएगा, यह जो टैक्स है यह लगभग सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार यह टैक्स लेगी, लेकिन सब्सिडी सरकार सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स नहीं देगी, सब्सिडी नहीं देगी। बहुत गिने चुने वस्तुओं पर ही सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। अगर इन सारे चीजों को मैं जीडीपी के कंसेप्ट में जोड़ लूं तो क्या इक्वेशन बनता है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर है, इक्वल्स टू जीडीपी मार्केट प्राइस, बाजार लागत, और प्लस सब्सिडी। या फिर इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू जीडीपी मार्केट प्राइस। ये इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम बोलचाल में इसको लेकर आते हैं। क्या है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट? मतलब सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कैसे जोड़ा गया है? कारकों की आय के आधार पर जोड़ा गया है, तब जो मौद्रिक मूल्य आएगा उसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी कारक लागत कहेंगे।
सभी प्रकार के वस्तुओं पर सरकार जो टैक्स लेगी, जो अपने जेब में पैसे लाएगी, वह होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि वस्तु और सेवाओं पर लगाया गया कर है ये। लेकिन कुछ वस्तुओं पर सरकार अपने जेब से पैसे दे भी देगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह सरकार की आय और व्यय का मामला है। कुछ वस्तुओं पर सरकार अपने जेब से पैसे दे भी देगी, वह क्या हो जाएगा, सब्सिडी। और उसके बाद बाजार में मिलने वाला बाजार में मिलने वाले जितने भी वस्तु और सेवाओं हैं, उसकी मौद्रिक मूल्य को जब हमने जोड़ा तो जीडीपी मार्केट प्राइस या बाजार लागत हमें प्राप्त होगा। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा कि जीडीपी कारक लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस या अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू जीडीपी मार्केट प्राइस। क्लियर है? और यह जो आपने पॉइंट देखा, यह जो आपने देखा, इसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। इन दोनों को एक ही टर्म कह दिया जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए देखिए, सामान्य तौर पर होता क्या है ना कि इसका जो इन दोनों को प्लस माइनस करने से जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। क्यों? क्योंकि सरकार तो सभी प्रकार के वस्तुओं पर टैक्स लेती है, लेकिन सब्सिडी तो बहुत कम वस्तुओं पर देती है। मतलब सरकार की जेब में आने वाला पैसा ये बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना पर निकलने वाला पैसा बहुत कम है सब्सिडी के तौर पर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगभग आप ये मानकर चलते हैं कि मतलब टैक्सेस जो पूरा मामला है वो 10 लाख करोड़ के आसपास का मामला बनता है, तो सब्सिडी मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास का मामला बनता है आसपास। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए इसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कह दिया जाता है। क्लियर है? हो सकता है कि क्लियर ना हो रहा हो, थोड़ा सा है, मुश्किल है, थोड़ा जटिल है। और अगर आप लोगों ने पहले कभी ये सब नहीं पढ़ा है और पहली बार पढ़ रहे हैं तब काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन एक आश्वासन आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि मैं हूँ आप लोगों के साथ। कोई भी किसी प्रकार की समस्या इसमें हुई या आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा। ठीक है? इसके बाद एक बहुत बड़ा चीज़ आने वाला है अगले स्लाइड पर, उसके लिए तैयार रहिएगा। 1-2 दिन पहले ना, शायद कल के या परसों के वीडियो में मैंने एनएनपी और एनडीपी का एक रिलेशन बता दिया था क्वेश्चन डील करते हुए। तो स्टूडेंट्स को ये लगा कि सर आप तो एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बताए थे, फिर एनएनपी इक्वल्स टू एनडीपी कैसे आ गया? तो इसके पीछे कारण ये है कि ये सारे जो चीज़ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसलिए हमें हर एक दूसरे के साथ इनका क्या संबंध बनता है ये संबंध पता होना चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में इनके संबंधों के आधार पर तो हम फंसे मत। तो चलिए यही हम देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे इस पर। देखिए, शुरू करते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस से। ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, आपको एक चीज और मैं बता दूं, इसी पर आएंगे, लेकिन एक और चीज ये जरूरी है, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन के साथ कंसेप्ट देखा और इसमें आपने कांस्टेंट या स्थिर भाव का कंसेप्ट समझा। फिर आपने करंट प्राइस भी देखा और इसमें आपने प्रचलित भाव का कंसेप्ट भी समझा। फिर आपने राजकोषीय नीति अर्थात सरकार के कर, सब्सिडी, इस पर आधारित कुछ कंसेप्ट देखा। तो आपने क्या देखा? कारक लागत और बाजार लागत, ऐसा आप लोगों ने देखा। ठीक है? अर्थात जब आप यहां पर थे तब आप लिखेंगे जीडीपी स्थिर भाव, और यहां पर आप पहुंचे तो अब लिखेंगे जीडीपी प्रचलित भाव या करंट प्राइस।
ठीक है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, जीडीपी कारक लागत या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस। क्या इन दोनों कंसेप्ट को जोड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ? हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर जीडीपी कारक लागत की जो मौद्रिक मूल्य है वह आपने आधार वर्ष के अनुरूप निकाली हो, तो जीडीपी कारक लागत भी वह है और जीडीपी स्थिर भाव भी है। ये कारक लागत अर्थात वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ये कौन सी वाली मूल्य आप लें, आधार वर्ष वाली, याद करिए 2011-12 वाली। तो यह कारक लागत भी होगा और स्थिर भाव में इस कारक लागत की क्या कीमत थी, 2011-12 में इस कारक लागत की क्या मूल्य था, उसके अनुरूप आपने निकाला। मुद्रास्फीति को नहीं रखा, इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करा, तो वो क्या हो गया, जीडीपी कारक लागत और स्थिर भाव में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और कौन सा, कांस्टेंट प्राइस या फिर स्थिर भाव। पहला, क्या इस कारक लागत को अभी इसी साल जो वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट का मौद्रिक मूल्य प्रचलन में है उसके आधार पर निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, जीडीपी कारक लागत लेकिन प्रचलित भाव पर। क्लियर है? चलिए आगे और समझते हैं। क्या जीडीपी मार्केट प्राइस को हम 2000 मतलब बाजार में जो वस्तु और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है अभी, उसको हम ये देख सकते हैं कि पिछले साल में या 2011-12 का जो आधार वर्ष था उस समय क्या बाजार में कीमत थी, अब जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अभी हुआ? हाँ, निकाल सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस और यहां पर कांस्टेंट प्राइस। और ठीक यही हम इनके साथ भी कर सकते हैं, करंट प्राइस के साथ भी। देखो, ये जो कंसेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इसलिए ताकि एकदम क्लियर हो। लेकिन एक बात ये भी है कि ना अभी तक इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो अगर ये चीज नहीं भी समझ में आ रही होगी ना तो उतना घबराना नहीं, ठीक है? इतना घबराना नहीं कि अरे एकदम मतलब अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, एग्जाम निकलेगा नहीं, सपने त्याग दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये समझ जाओ तो बहुत बेहतर है, ना समझो तो कोई पहाड़ नहीं गिरा हुआ है। लेकिन ये समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है? चलिए समझते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब कि बाजार में जो वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता थी, है ना, उसका मौद्रिक मूल्य। उसमें से अगर यहां चलते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर विदेशों से होने वाली निवल आय को हटा दो, जीडीपी से विदेशों से होने वाली निवल आय को हटाते थे तो जीएनपी आता था। अब यह जीडीपी बाजार मूल्य वाला है तो माइनस करेंगे तो जो जीएनपी आएगा वह भी बाजार मूल्य वाला आएगा, पहला चीज। दूसरा भी यहां चलते हैं। जीडीपी से डिप्रेशिएशन, घिसावट, मूल्यह्रास को हटाते थे तो क्या आता था, एनडीपी। अब बाजार लागत वाले जीडीपी से अगर डिप्रेशिएशन हटाओगे तो एनडीपी जो आएगा वो भी बाजार लागत वाला ही आएगा। क्लियर है? एक हम यहां पर आ गए। अब जीडीपी से आगे बढ़ते हैं। जीडीपी बाजार लागत कारक लागत तक कैसे पहुंचाता है? जब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ेंगे तो क्या आएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस। इसी का उल्टा है कि जब इस जीडीपी मार्केट प्राइस में से इसको हटा दोगे, इसे माइनस कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, जीडीपी कारक लागत में, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में।
3 रिलेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। जीडीपी से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने हटाया तो जीएनपी मार्केट प्राइस तक हम पहुंचे। अब एनएनपी तक क्या जाने के लिए क्या करते थे, तो जीएनपी से जब डिप्रिसिएशन हटा देंगे, जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता था, एनएनपी। अब मार्केट प्राइस वाला जीएनपी है तो एनएनपी भी मार्केट प्राइस वाला प्राप्त होगा। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से जीएनपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए क्या करोगे, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा दोगे तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पहुंच जाओगे। तो ये और ये भी हो गया, यहां और यहां भी हम पहुंच गए। अब एनएनपी मार्केट प्राइस और एनडीपी मार्केट प्राइस में क्या अंतर होगा, ये एनडीपी है, अर्थात इसमें से जीडीपी में से डिप्रेशन जा चुका है। अब विदेशों से होने वाली निवल आय हटाऊंगा तो एनएनपी प्राप्त होगा। ठीक जिस प्रकार से जीडीपी से विदेशों से होने वाली निवल आय हटाया तो जीएनपी प्राप्त हुआ, वैसे ही एनडीपी से विदेशों से होने वाली निवल आय हटाऊंगा तो एनएनपी प्राप्त होगा। क्लियर है। चलिए अब यहां जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा, जब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से विदेशों से होने वाली निवल आय को हटा दूंगा। तो विदेशों से होने वाली निवल आय कहां कहां पर हटी है, तो एक यहां हटी है, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी। ये जीडीपी मार्केट प्राइस वाला, यहां पर फैक्टर कॉस्ट वाला, कारक लागत वाला। क्लियर है। चलिए तो ये और ये भी हमारा हो गया। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से डिप्रिसिएशन हटाओगे तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आएगा, और मार्केट प्राइस से कारक लागत तक पहुंचना होगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाना होगा। इस इमेज को मैं पीडीएफ के तौर पर भी आप तक पहुंचा दूंगा, तो निश्चित रहिएगा। अभी समझ लीजिए, तो यह एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आप तक पहुंच गया। अब एनडीपी से एनएनपी तक जाने के लिए क्या करना होगा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटाओगे तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा, और इसे ही क्या कहा जाता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय का सबसे शुद्ध रूप शो करता है, इसीलिए इसे नेशनल इनकम कहा जाता है। मन में सवाल आया कि सर एनएनपी मार्केट प्राइस को एनआई क्यों नहीं लिखते, इसे एनआई क्यों नहीं लिखते, फैक्टर कॉस्ट वाले को क्यों लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मार्केट प्राइस वाला एनएनपी देखते हैं तो उस एनएनपी मार्केट प्राइस में कुछ मौद्रिक मूल्य वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की वजह से नहीं जुड़ा है, बल्कि सरकार के टैक्स और सब्सिडी की वजह से जुड़ा हुआ है। और हमें नागरिकों की आय कहां से मिलती है, तो जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसके सामने से मिलती है, उसके बदले मिलती है, और ये वह मौद्रिक मूल्य होगा। क्योंकि यहां पर नागरिकों की आय है, विदेशियों का नहीं जुड़ा हुआ है, डिप्रिसिएशन हट चुका है, और टैक्स और सब्सिडी भी नहीं जुड़ा है। तो जो यह मौद्रिक मूल्य कारक लागत की है, यह एग्जैक्टली किसकी है, तो उत्पादन के कारकों की। और वह उत्पादन के कारक अल्टीमेटली कौन हो, किनकी आय का रूप धारण बनते हैं, किसके आय का रूप धारण करते हैं, तो नागरिकों की आय का रूप धारण करते हैं। एक बार फिर से कह दूं कि अगर यह ना समझ में आया होगा तो घबराना नहीं, ठीक है, जाने देना इसे। तो ये पूरा इक्वेशन का एक दूसरे से संबंध। अब अच्छा, संबंध कैसे निकलता है, संबंध कैसे निकलता है, हमने जीडीपी और जीएनपी का संबंध देखा, ठीक है। अब जीडीपी से एनएनपी का संबंध अगर पूछना हो तो कैसे जाओगे, जीडीपी से जीएनपी और जीएनपी से एनएनपी। क्लियर है। अगर एनएनपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर
कॉस्ट तक जाना हो तो कैसे जाओगे? ये रहा रास्ता, जीएनपी मार्केट एनएनपी मार्केट प्राइस से जीएनपी मार्केट प्राइस चले जाना, फिर उसके बाद जीएनपी फैक्टर कॉस्ट चले जाना, और फिर ये घटा जोड़ के जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पहुंच जाना। तो जो इक्वेशन आते हैं वो इन्हीं संबंधों के आधार पर होते हैं। तो अगर आपको ये याद होगा तो आप कोई सा भी इक्वेशन आसानी से पहचान सकते हैं और उसका सही उत्तर भी चुन सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वह विधि एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मौद्रिक मूल्य आया था उसका कंसेप्ट इन्फ्लेशन या मुद्रा स्थिति के साथ हो गया, राजकोषीय नीति के साथ वह भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस जीडीपी के मौद्रिक मूल्य को कैलकुलेट करने का, मापने का तरीका, अर्थात मापन विधि। तीन विधि है। आय विधि जिसे इनकम मेथड कहा जाता है, व्यय विधि जिसे एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है, और एक होता है वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन विधि। क्लियर है? जीडीपी की, वस्तु और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य के मापन विधि कैसे जोड़ते हैं, उसके तीन तरीके हैं। इन तीन तरीकों में से हम ये वाला तरीका बस अभी पढ़ेंगे, बाकी में ऐसा कुछ विशेष है नहीं, बस जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह जीडीपी या नेशनल इनकम का सबसे आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम बाकी के जो कंसेप्ट हैं, अर्थात जो करंट फैक्ट्स हैं, एक मिनट, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर मेथड से, इक्वेशन फॉर्मूला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M समझेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। C अर्थात निजी उपभोग, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसे प्राइवेट कंजप्शन। पहला। दूसरा, आई शो करता है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, जी शो करता है गवर्नमेंट को, सरकार। और एक्स माइनस एम शो करता है निवल निर्यात या नेट एक्सपोर्ट। ठीक, आगे समझते हैं। जीडीपी इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इसका क्या मतलब है? ये कैसा इक्वेशन है? एक्सपेंडिचर मेथड, ध्यान होगा मैंने इसे क्या कहा, एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी अर्थात अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एक्सपेंडिचर मेथड से जोड़े, मतलब कि उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बनाने या खरीदने में जो खर्च किया जाए, उन खर्चों को जोड़ लो तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मिल जाएगा। एक बार फिर से, जीडीपी अंतिम वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कैसे निकालेंगे?
उस अंतिम वस्तु और सेवाओं को बनाने में या खरीदने में जो खर्च किया जाए, उन खर्चों के मौद्रिक मूल्य को जोड़ दो तो उन सभी अंतिम वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मिल जाएगा, जो कि जीडीपी होता है। अभी ये खर्चे बनाने में या खरीदने में किस किस प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार के होते हैं। पहला सी, निजी उपभोग। मेरे और आपके जैसे वह लोग जो अपने निजी उपभोग के लिए अंतिम वस्तु और सेवाओं को खरीदे हों, इन लोगों के निजी उपभोग पर किए गए खर्चों को जोड़ लो। जैसे मैंने इस शर्ट को खरीदने के लिए कुछ खर्च किया हो, यह शर्ट अंतिम वस्तु था, इसके सामने मैंने कुछ पैसे दिए हों, कुछ खर्च किया जाए, तो इस पैसे को जोड़ दो, शर्ट की वैल्यू हो जाएगी, अंतिम वस्तु की वैल्यू हो जाएगी। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये घड़ी खरीदी अपने उपभोग के लिए, तो यह अंतिम वस्तु था, इसे खरीदने के लिए मैंने कुछ पैसे खर्च किए, मेरे उपभोग के लिए, निजी उपभोग के लिए मैंने इस वस्तु को खरीदने के लिए कुछ खर्च किए। वो खर्च मान लेते हैं, इस घड़ी की कीमत नहीं बताऊंगा, x रुपीस है, ठीक है, मान लेते हैं इस घड़ी की कीमत x रुपीस है। इसका क्या मतलब हुआ कि x रुपीस मैंने खर्च किए अपने निजी उपभोग के लिए। यह खर्च इस घड़ी का मौद्रिक मूल्य था और यही मौद्रिक मूल्य जीडीपी का एक हिस्सा भी बनेगा, क्योंकि घड़ी भी जीडीपी का एक हिस्सा है। क्लियर है? तो ठीक इसी प्रकार से जीडीपी का जो मौद्रिक मूल्य है, उसमें से एक हिस्सा बनेगा उन वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का जिन वस्तुओं को लोगों ने खरीदा है, जिन वस्तुओं के लिए लोगों ने खर्च किया है अपने निजी उपभोग के लिए। क्लियर है? चलिए, रिलायंस कंपनी ने एक, मान लेते हैं गुजरात में कहीं पर एक फैक्ट्री बनाई या मशीन कुछ नया बना दिया, फैक्ट्री बनाई, समझ लो, मान लो एक फैक्ट्री बनाई, तो अंतिम वस्तु क्या है? वो फैक्ट्री। उपभोग के लिए है क्या? उपभोग नहीं है वो। उपभोग मतलब क्या कि जब हम किसी का इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो वह उपभोग कहलाती है। लेकिन अगर किसी ऐसी चीज में हम खर्च करें जिस खर्चे से दोबारा हमारे पास पैसे आए, हमारी इनकम हो, उसे हम निवेश कहेंगे। तो रिलायंस कंपनी ने मान लो निवेश किया, एक फैक्ट्री बनाया, अंतिम वस्तु बना, लेकिन वह अंतिम वस्तु उपभोग नहीं है। उस फैक्ट्री से दोबारा उत्पादन होंगे, लोगों की जेब में पैसे आएंगे, इनकम होगी, प्रॉफिट होगा। तो वह वस्तु क्या है? एक अंतिम वस्तु तो है जरूर, और साथ ही साथ निवेश वाला वस्तु है। तो ऐसे खर्चे अंतिम वस्तु और सेवाओं के बदले किए गए हों, जिससे आगे और लाभ मिले, उन्हें आप निवेश के तौर पर जोड़ेंगे। तो आई ये वाला पार्ट बना। आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, सरकारी कर्मचारी बन गए, महीने भर आपने काम किया खूब दृढ़ता से, और महीने के अंत में आपको सैलरी मिली, आपको पैसे मिले। किससे मिला? सरकार से मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपने सेवाएं दी थी, सर्विस प्रोड्यूस किया था, इसलिए सरकार ने आपको सैलरी दी। तो सरकार के खर्चे जो अंतिम वस्तु और सेवाओं के बदले किए गए हों, आ रही बात समझ में? मैंने सर्विस, मान लेते हैं मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मैंने महीने भर सर्विस प्रोड्यूस किया, उसके बदले सरकार ने मुझे सैलरी दी। तो सरकार के वो खर्चे हैं, और मेरी जो सेवा, मैंने जो उत्पादन किया है वो सेवा है, वह भी तो जीडीपी का हिस्सा बना, तो वह सरकार के हिस्से में जाएगा। सरकार के खर्चे जिसके बदले सेवा सरकार ने खरीदी है, किसकी? मेरी, अर्थात सरकारी कर्मचारी की। मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं बस, ठीक है। अब ये x माइनस एम क्या है? x अर्थात एक्सपोर्ट या निर्यात, और m अर्थात इंपोर्ट या आयात।
क्लियर है? चलिए, ये कैसे जुड़ा है? मैंने ये फोन खरीदा, अभी नहीं, उदाहरण के लिए ये फोन खरीदा, मतलब मैंने खर्च किया इस फोन को खरीदने में। मान लेते हैं कि इस फोन की कीमत है 30,000 रुपए, मान लेते हैं। तो 30,000 रुपए देकर मैंने ये फोन खरीदा, किस चीज के लिए? अपने उपभोग के लिए। 30,000 रुपए दिया और ये फोन खरीदा अपने उपभोग के लिए। तो 30,000 क्या है? इस वस्तु की कीमत है। किस लिए खर्च हुआ? ये उपभोग के लिए। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? जीडीपी का हिस्सा है। तो जीडीपी में कितना मौद्रिक मूल्य बना है? 30,000 रुपए। लेकिन एक मामला है, ये फोन चाइना का है। चाइना का है मतलब चाइना में उत्पादन हुआ है। तो मैंने निजी उपभोग में खर्च किया था और ये जीडीपी का हिस्सा बन गया। लेकिन ये जीडीपी का हिस्सा बनना नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जीडीपी के भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित नहीं हुआ था। यह तो चाइना के भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन हुआ था इसका। तो यह चाइना के जीडीपी में जुड़ना चाहिए। तब क्या करें? एक काम करें कि ऐसे वस्तु जो हमारे निजी उपभोग में जुड़ गए हैं लेकिन उनका उत्पादन बाहर हुआ है या हमारे देश में इनका आयात हुआ है, उसको यहां पर हटा दो। तो यह जो फोन यहां पर जुड़ा हुआ दिखेगा, उसी को यहां पर हमने माइनस कर दिया। क्लियर है? चलिए, अब भारत में कोई वस्तु बनी, मान ली यही फोन ले लेते हैं, या भारत में बना और इसे खरीद लिया क्रिस गेल ने, रिटायर हो गए। और ऐसे प्लेयर जिन्होंने, मतलब मैंने तो पहली बार देखा कि ऐसा प्लेयर जिन्होंने जिस बैट्समैन को आउट किया उसे आउट करने के बाद सेलिब्रेट भी उसी के साथ किया। बाकी प्लेयर आउट करने के बाद आपस के खिलाड़ियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ये आउट करने वाले खिलाड़ी के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे थे। और जो व्यक्ति आउट हुआ था वो भी इनके साथ सेलिब्रेट कर रहा था। मन नहीं था, मन मार के कर रहा था, लेकिन कर रहा था। तो इस फोन को भारत में यह उत्पादन हुआ और इसे क्रिस गेल ने खरीद लिया। निजी उपभोग में हमारे जुड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्रिस गेल हमारे देश का है नहीं। लेकिन यह जो एक्सपोर्ट हुआ वस्तु वो तो हमारे देश में होना चाहिए था, तो जीडीपी का हिस्सा होना चाहिए, तो एक्सपोर्ट में जोड़ दो। क्लियर है? तो यही हो गया क्या? जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड का इक्वेशन, C + I + G + X - M। यह इक्वेशन आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है? इस इक्वेशन पर थोड़ी चर्चा और करनी है, और वह चर्चा क्या है कि इस इक्वेशन का और दूसरा लाभ क्या, इसे पढ़ने का और दूसरा लाभ क्या, वह समझते हैं। जीडीपी = C + I + G + X - M। क्लियर है? सबसे पहला फायदा इस इक्वेशन से कि हम अर्थव्यवस्था को पहचान पाते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये पहचान सकते हैं। कोई भी कंट्री किस तरह के इकोनॉमिक मॉडल पर काम कर रही है वो हम पहचान सकते हैं। कैसे? समझते हैं। मान लेते हैं कि टोटल जीडीपी की वैल्यू आई है, वह है 100। ठीक है? इसकी वैल्यू आ गई 60, इसकी वैल्यू आ गई 20, इसकी वैल्यू आ गई 30 और इसकी वैल्यू आ गई -10। इंपोर्ट ज्यादा होता है तो -10। तो 60 + 20 80, 80 और 30 110 -100 आ गया। ये इस तरह का वैल्यू बना हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि भाई ये जिस भी देश की जीडीपी है और जिस भी देश का ब्यौरा है, उस देश में जीडीपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वह उस देश के बाजार में निजी उपभोग के लिए मांग कितनी है। क्योंकि इस जीडीपी में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है
उन सभी वस्तु और सेवाओं में से 60% हिस्सा किसका है? तो उन वस्तु और सेवाओं का है जिसे लोगों ने खरीदा है अपने कंजप्शन के लिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? मतलब कि बाजार में डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस देश की जीडीपी के लिए। बाजार में डिमांड नहीं होगा, 60% हिस्सा है, अगर बाजार में डिमांड गिरा तो इतने बड़े हिस्से में ये गिरावट आएगी, पूरी जीडीपी बर्बाद हो जाएगी। और जिस देश में सी का शेयर ज्यादा होता है, सी और आई का क्या हो गया भाई, सी और आई का संबंध भी साथ साथ चलता रहता है। ये आई जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, ये खुद कोई इंडिपेंडेंट तरीके से फैक्टर काम नहीं करता, ये किसी ना किसी के साथ चिपका रहेगा। जिस देश में सी का कंपोनेंट ज्यादा है उसमें आई इसके साथ चिपका रहेगा। मतलब कि अगर जिस देश में कंजप्शन मार्केट, घरेलू बाजार में डिमांड है, उसके साथ आई, अगर वो डिमांड ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा दिखेगा उस देश में। अगर उस देश में यह सी डाउन जा रहा है तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी डाउन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार में डिमांड नहीं तो कोई निवेश करेगा क्या? नहीं। तो यह जो आई है इस तरह के देशों में इस सी के साथ जुड़ा रहेगा। क्लियर है? तो यह जिस तरह से आपने ये उदाहरण देखा, इस तरह के अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंज्यूमर डिपेंडेंट इकोनॉमी। उपभोक्ता या उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं यही जीडीपी 100 है, लेकिन इस समय पड़ रहा कुछ दूसरा है। सी जो है वो मान लेते हैं 30 है, आई 20 मान लेते हैं, और इसे हम 20 मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं, देखो 30, 20 50, 50 20 70, और इसे हम मान लेते हैं 30। एक काम करते हैं, ऐसे में क्या है ना, थोड़ा डिमार्केशन नहीं हो, इसे 40 करते हैं और 20 40 80, इसे 20 करते हैं। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में ऐसे दिखे मामला, इसका मतलब क्या है कि भाई उस देश में जो जीडीपी है, उस देश में जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा किसकी वजह से बन रही है? तो इस निवल निर्यात की वजह से। पॉजिटिव में है मतलब कि वहां एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। तो जिस देश में इस तरह का मामला दिखेगा उस देश में ये आई इनके साथ जुड़ा रहेगा। अगर कोई ऐसा देश है जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, मतलब कि उसके वस्तुओं की मांग ज्यादा बाहर बनी हुई है और उन वस्तुओं की वजह से उसके देश की जीडीपी है, तब वहां पर आई उनके साथ जुड़ेगा। अगर बाहर देशों में डिमांड कम होगा तो उनका एक्सपोर्ट डाउन होगा, उनका आई भी साथ में डाउन होने लगेगा और उनकी जीडीपी कम होगी। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अर्थात निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था। उदाहरण के तौर पर भारत, उदाहरण के तौर पर अमेरिका, और काफी हद तक चाइना। इसीलिए अब देखो, ये आप समझ गए। तो भारत ऐसा है, तो भारत में क्या होगा? 2008 में रिसेशन आएगा। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हुई, जिसकी वजह से पूरे विश्व में बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो गई, रिसेशन आ गया, सबकी जीडीपी डाउन होने लगे। हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए क्या? उतना नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया बाहर के मार्केट में क्या होगा उससे हमें उतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी जीडीपी तो हमारे घर के मार्केट की वजह से बनी हुई है। इसलिए फाइनेंशियल
जो कोलैप्सेशन हुआ था, रिसेशन आया था, उस टाइम भी हमारी जीडीपी 9% की ग्रोथ रेट पर चल रही थी, कंज्यूमर मार्केट में डिमांड होने की वजह से। लेकिन यूएसए का गड़बड़ा गया क्योंकि उनके प्रोडक्शन नहीं हुआ, एक्सपोर्ट दिक्कत होने लग गया। ये एक फायदा। नुकसान ये होगा, आपके देश में मॉनसून नहीं हुआ, हर जगह बारिश, आपके देश में बारिश नहीं हुई, कृषि उत्पाद नहीं हुए, किसानों की आय नहीं हुई, किसानों की संख्या बहुत ज्यादा, 50-55% डिपेंडेंट उसमें कृषि में, उनकी आय नहीं हुई, तो इतने बड़े पॉपुलेशन की 50 से 55% पॉपुलेशन की रोजगार कम, तो हमारे बाजार में डिमांड कम, तो भाई यहीं पर तो चल रहे थे हम, कंज्यूमर मार्केट में डिमांड कम हुआ तो जीडीपी गिर गई। हमारे देश में आंतरिक कोई समस्या आएगी, हमारे बाजार में दिक्कत आएगा, हम डूब जाएंगे। ऐसी इकोनॉमी के साथ नुकसान ये है कि घरेलू समस्या आएगी, तुरंत धराशायी हो जाओगे, बाहरी समस्या आएगी, थोड़ा शॉक अब्जॉर्बिंग कर लोगे। ठीक। अब ये C+I+G+X-M आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा मुझसे। अभी जब से हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं इस क्रैश कोर्स में, तभी से आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है जी? पढ़ा है आप लोगों ने। और वो कब पढ़ा है? सबसे पहले दिन, यहां पर। अरे ये क्या बोल रहे हो सर? उत्पादन जीडीपी को शो करता है, उत्पादन जीडीपी को शो करता है। यह जीडीपी किसकी वजह से बनता है? कंज्यूमर मार्केट में डिमांड की वजह से। यह जीडीपी किसकी वजह से बनता है? इन्वेस्टमेंट की वजह से। यह जीडीपी किसकी वजह से बनता है? सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की वजह से। यह जीडीपी किसके द्वारा बनता है? निर्यात की वजह से। तो यह जो आपने सबसे पहले वर्चुअस साइकिल, विशियस साइकिल देखा, यह एक्चुअल में क्या था? C+I+G+X-M का ही तो चार्ट था। कोरोना आया, उपभोग नहीं होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंजप्शन ओरिएंटेड है, तो हमारी इकोनॉमी गिरने लगी, प्रोडक्शन गिरने लगेगा, नौकरियां जाएंगी, लोगों की आय कम होगी, गरीब होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार होंगे, गरीब होंगे। क्योंकि हमारा C 60% है लगभग, तो इसके साथ आय भी हमारा डाउन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको अर्थव्यवस्था विषय पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा क्या है कि अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्या एवं उसके समाधान पर काम आप कर सकते हैं। ये क्या बात हुई भाई? जाहिर सी बात है ना, आपने को पता है कि जीडीपी इक्वल्स टू C+I+G+X-M है। तो अगर जीडीपी डाउन हुआ और हमको पता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये डाउन हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर इसी का है। अगर ये हमें गिरता हुआ दिखा, तब हमने ये समझ लिया कि हमारा सी डाउन हो रहा है, कंजप्शन मार्केट डाउन हो रहा है, और उसके साथ आई भी गिरेगा। ये दोनों तो भाई नीचे हो गए हैं, तभी जीडीपी ऐसा हो गया है। अब चाहे लॉकडाउन की वजह से हो, चाहे जिस वजह से हो, अब करना क्या है? इस जीडीपी को ऊपर उठाना है। ये जीडीपी ऊपर कब होगा? जब C+I यह दोनों ऊपर होगा। ये बात तो सही है। अब ये ऊपर कैसे होगा?
यह जीडीपी ऊपर कैसे होगा, इनकी वजह से, लेकिन ये तो दिक्कत में है। तो कुछ ऐसा करें जिससे यहां पर उछाल आए तो जीडीपी उछाल आ जाएगा। तो भाई इनसे तो ना हो पाएगा, ये दो कंपोनेंट बचे हुए, इनका इस्तेमाल करके बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सरकार, भाई जीडीपी बढ़ो, सरकार बोले एक काम करते हैं, मैं टैक्स में पैसे कम लूंगा। सरकार ने कहा टैक्स में पैसा कम लूंगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, जो लोगों की जेब में आया उसमें से कुछ हिस्सा जब सरकार ले लेगी तब वो बचेगा, कुछ हिस्सा प्रत्यक्ष कर के तौर पर जब सरकार ले लेगी तो बचेगा व्यय योग्य पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बनेगा। तो सरकार अगर टैक्स में पैसे कम लेगी तो जो लोगों के पास में व्यय योग्य आई थी, डिस्पोजेबल इनकम था, वह डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ा तो सी हमारा क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। कंजप्शन बढ़ेगा तो पीछे पीछे से आई भी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगेगा। एक तरीका ये है। एक और तरीका क्या है कि आरबीआई के साथ में मौद्रिक नीति बनाए। आरबीआई बोले कि एक काम करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट गिरा देते हैं, बैंक जो उधार देती है उस उधार में देने वाले दर को हम गिरा देते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आगे इससे क्या होगा, मुझे कार लेनी है, हाँ मतलब उदाहरण दे रहा हूं, अचानक से मैं सोचा रही सर पढ़ाते पढ़ाते कार मांगने लगे सबको, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ्री क्रैश कोर्स बस बोलने का आखिरी में कार मांगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये किया जा सकता है कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, वैसे अंगूठा मांग लिया। चलिए जोक सपाट आगे बढ़ते। नहीं ना, आप लोगों से अंगूठा कटवाया जाएगा ना, कार चाहिए, उदाहरण है। मुझे कार लेना था, कार तो भाई उधार में ही लूंगा, ईएमआई में ही लूंगा। तो अगर ब्याज दर कम है तो सस्ते ईएमआई पर मुझे कार मिल सकता है। अगर ब्याज दर कम है तो सस्ते ईएमआई पर मुझे कार मिल सकता है, तो मैं मार्केट में चला जाऊंगा। और जैसे ही मैं मार्केट में गया, ये सी क्या हो गया, बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ गया। अब क्योंकि कंजप्शन बढ़ गया तो कंजप्शन बढ़ा मतलब डिमांड बढ़ा, मतलब निवेश बढ़ेगा। निवेश को बढ़ने का अनुकूल वातावरण और कैसे मिलेगा, ब्याज दर से। क्योंकि अगर मैं कार खरीदने गया, कौन सा, नैनो, ये देखो इमेजिन भी किए तो नैनो, ठीक है, नैनो खरीदने गया तो भाई मुझे इंटरेस्ट रेट कम पड़ा, कम ईएमआई में नैनो मिल रहा है तो सी बढ़ गया। अब ये डिमांड देखते हुए टाटा कंपनी ने नैनो का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया। तो मतलब अगर ब्याज दर कम रहेगी तो लोग पैसे लेकर निवेश करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जीडीपी फिर से क्या होगी, बढ़ने लगेगी। क्लियर है? एक्स माइनस एम भी है, एक्सपोर्ट को बढ़ा दो जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन वो थोड़ा सा दूर का मामला है। जब C+I दिक्कत में जाता है तब सरकार, आरबीआई ये जो है समाधान निकालती है। तो ये आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम जो जीडीपी के करंट फैक्ट्स हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मॉस्पी की वेबसाइट में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वहां से उठाया हुआ ये पीडीएफ का इमेज है। ठीक है, ये है क्या, तो देखिए वर्ष 2020-21, वर्ष 2000 वित्तीय वर्ष क्या है, 20-21, मतलब अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, 21-22। ठीक है, वर्ष वित्तीय वर्ष 21-22 चल रहा है। तो ये मतलब जो पिछला वर्ष गया, पहले लॉकडाउन वाला जो वर्ष था
अप्रैल वाला, अप्रैल मई मार्च से लागू हुआ था, अप्रैल मई वो वाला ये वर्ष है। तो जाहिर सी बात है कि यहां जो आंकड़े आएंगे वह लॉकडाउन से प्रभावित होंगे। जैसे कि हम देखते हैं जीडीपी, ठीक है, जीडीपी की जो वृद्धि दर आई है वो कितनी आई है? -7.3%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, -7.3%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 2019-20 में, वित्तीय वर्ष 19-20 में अगर सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य 100 रुपए थी, तो 2020-21 में सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होगी वह होगी 93.7%, और सॉरी 92.7 रुपीस, परसेंटेज नहीं रुपीस, ठीक है। 100 रुपए अगर था तो इस साल 7 रुपए का कम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इसका ये मतलब है। क्लियर है? क्यों हुआ होगा उत्पादन? लॉकडाउन था, C+I+G+X-M, कंजप्शन डाउन, उत्पादन गिर गया। क्लियर है? इसमें क्या मौद्रिक मूल्य याद करने की जरूरत है क्या? भारतीय या इंडियन जीडीपी के हिसाब से पीएससी अभी यहां नहीं जाता। सीजी इकोनॉमी के बेस पर पूछ लेता है मौद्रिक मूल्य में कि वो मौद्रिक मूल्य कितनी थी, लेकिन ऐसा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम का पूछ सकता है। वैसे फिर भी बता दूं कि यह कितना है, तो 135 लाख करोड़ की जीडीपी है। अब ध्यान दीजिए, ये जो मौद्रिक मूल्य आपने देखा, ये जो ग्रोथ रेट आपने देखा, ये कांस्टेंट प्राइस में है कि करंट प्राइस में है? स्थिर भाव में है कि प्रचलित भाव में है? मुद्रास्फीति के बिना वाला है कि मुद्रास्फीति के साथ वाला है? तो मुद्रास्फीति के बिना वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? बेस प्राइस एट 2011-12 प्राइसेस। जी हाँ, वो एग्जांपल में मैंने जो 11-12 लिया था, वास्तविक में वही रियल बेस ईयर है। इसी वर्ष को आधार मान के, उस वर्ष के मौद्रिक मूल्य का हम आधार मान के इस समय के जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं और रियल जीडीपी निकालते हैं, वास्तविक रूप देखते हैं ग्रोथ का। क्लियर है? चलिए, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये जो चार्ट है, देखिए इसमें क्या बताया गया कि भाई टोटल ईयर का 7.3% का नेगेटिव ग्रोथ था, लेकिन वो क्वार्टर का क्या था? क्वार्टर 1, अर्थात मैंने बताया कि पूरे 12 वित्तीय वर्ष 12 महीने को 4 क्वार्टर में बांट देंगे। जो क्वार्टर 1 आएगा वह अप्रैल से जून तक होगा, अप्रैल मई जून 3 महीना। जो क्वार्टर 2 होगा वह जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, जुलाई से सितंबर। जो क्वार्टर 3 होगा वो अक्टूबर से दिसंबर, और जो क्वार्टर 4 होगा वो जनवरी से मार्च। ठीक है, ऐसे 4 क्वार्टर में बटा रहेगा। तो ओवरऑल पूरे वित्तीय वर्ष का इन चारों क्वार्टर को मिलाकर 7.3% था, लेकिन अलग अलग क्वार्टर में क्या वृद्धि दर थी? तो क्वार्टर 1 में, अर्थात अप्रैल से जून वर्ष 2020 के अप्रैल से जून में जो ग्रोथ रेट आई थी वो -24.4% थी, और ये बहुत बड़ा गिरावट था। और ये कौन सा टाइम था? ये लॉकडाउन वाला टाइम था। 22 मार्च के आसपास, 22 से 23 मार्च के आसपास से लॉकडाउन लगा था, और फिर उसके बाद अप्रैल मई, और फिर उसके बाद जून भी थोड़ा आधा खुला आधा बंद, लेकिन लॉकडाउन था, उत्पादन नहीं हुआ, मार्केट में डिमांड नहीं था, फैक्ट्रियां चली नहीं, प्रोडक्शन नहीं हुआ, ना मार्केट में डिमांड था और ना सप्लाई था, इसलिए ये गिरावट हुई। थोड़ा सा ये गिरावट कम हुई, क्वार्टर 5, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में ये स्थिति पहुंची 1.6 तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर 4 वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या एक्सपेंडिचर मेथड जो अभी मैंने आपको बताया,
इकोनॉमिक टर्म्स में इसके अलग अलग नाम दे दिए गए। फैंसी नाम मतलब वही कंसेप्ट वही है, बट थोड़ा फैंसी नाम दे दिया गया है। ये जो प्राइवेट कंजप्शन है सी, इसे कह दिया गया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बोलेंगे सर ये हिंदी में दो, भाई ये इंग्लिश में ही था वेबसाइट में, तो इंग्लिश ही मैंने उठाया है, ठीक है। तो ये जो सी है ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो ये जी है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आई। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी का निर्माण, पूंजी का निर्माण मतलब जिससे दोबारा आय मिले। निवेश, पूंजी निर्माण एक ही टाइप का फील आ रहा है, ठीक है, आई। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये क्या है आपका एक्स माइनस एम। बीच में कुछ आपको और टर्म्स दिख रहे हैं, बहुत छोटी वैल्यू होती है, उसको इग्नोर करिए, ठीक है। थोड़ा को ज्यादा पढ़ो, एकदम ही उसमें ना चलो। अब जैसा कि अच्छा ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसके पीछे कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सी है ये जीडीपी में हिस्से की बात हो रही है। जो सी है लगभग 56% है और जो आई है वो 31% है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई हैं। अगर वो ज्यादा है तो वो ज्यादा है, उसके बाद गवर्नमेंट है, और उसके बाद ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर आप करेंगे तो -3 ही आएगा या -2 आएगा। 21 में से 19 निकाल देंगे। क्लियर है, यही समझाना था मुझे कि देखो जब ऐसे आप देखोगे तो पहले तो ये फैंसी नाम देख के घबराना नहीं, साथ ही साथ जो मैंने आपको C + I + G + X - M का कंसेप्ट दिया वो ये इसी आधार पर मैंने आपको दिया। आगे बढ़ते हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्या है, वह है पर कैपिटा इनकम जीडीपी के आधार पर, जीएनपी के आधार पर और एनएनपी के आधार पर। अगर जीडीपी के मौद्रिक मूल्य से जनसंख्या को हटा दोगे तो पर कैपिटा जीडीपी कहलाएगा। जीएनपी के मौद्रिक मूल्य से अगर जनसंख्या को हटा दोगे तो पर कैपिटा जीएनआई कहलाएगा, और एनएनपी के मौद्रिक मूल्य से पॉपुलेशन को हटा दोगे तो पर कैपिटा आएगा। अगर कहीं पर मेंशन नहीं है और सिर्फ पर कैपिटा इनकम लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि इसकी बात हो रही है। अगर इन दोनों की बात हो रही होगी तो मेंशन किया जाएगा। तो वह क्या है, तो अभी हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम। ये सारी चीज स्थिर भाव पर हो रही है, कांस्टेंट प्राइस पर हो रही है, इन्फ्लेशन की बिना वाली। तो इसमें पर कैपिटा इनकम कितनी है, 86,660 रुपए। मतलब भारत देश में अगर एवरेज निकाला जाए आय का लोगों में, इन्फ्लेशन के बिना वाला जो रियल है, जो वास्तविक है, इसे रियल पर कैपिटा इनकम भी कहेंगे या पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस भी कहेंगे, वह कितना है 86,659 रुपए। और पिछले साल की तुलना में ग्रोथ कितना हमें देखने को मिला, तो -8.4, मतलब गरीबी बढ़ी, असमानताएं विषमताएं बढ़ी। जैसा मैंने आपको बताया था पर कैपिटा इनकम में अगर ये पॉजिटिव होता मतलब स्थिति अच्छी हुई है, समानताएं बढ़ी, लेकिन यहां पर माइनस हुआ मतलब लोगों की जो इनकम हुई, जो इनकम बढ़नी चाहिए थी समानता के लिए, वो ना होके बल्कि वो गिरी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे जो चीज अभी तक आपने देखा कांस्टेंट प्राइस के लिए, स्थिर भाव के लिए, अब यही आप प्रचलित भाव के लिए देखिए। जीडीपी तो भाई -3.0। अगर आपको ऐसा हो कि सर स्थिर भाव या प्रचलित भाव में से कोई एक ही पढ़ना हो तो स्थिर भाव का पढ़ना। मेरा ऐसा मानना है कि आप करंट और कांस्टेंट दोनों पढ़े, लेकिन फिर भी आपको आंकड़े पढ़ने से बचना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना है तो कांस्टेंट वाला पढ़े, क्योंकि वो वास्तविक रूप शो करेगा। ठीक है, चलिए अब ये -3 शो कर रहा है, वो -7.3 शो कर रहा था, ये -3 शो करेगा ही ना, क्योंकि इसमें तो इन्फ्लेशन का मौद्रिक मूल्य भी जुड़ा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट में बोला, अगर ये आप समझ गए मतलब आप ये स्थिर भाव प्रचलित भाव पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, प्रचलित भाव की जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा स्थिर भाव से ऊपर होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए स्थिर भाव का ग्रोथ -7.3 था, तो ये ज्यादा ग्रोथ -3.0 दिखा रहा है, माइनस में वैल्यू है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक मूल्य
197 लाख करोड़, 197 लाख करोड़। ये सारी चीजें वही हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट चीजें थी तो मैंने रख लिया। हाँ, ये आप देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस, तो वहां पर कितना था 86,000 समथिंग, यहां पर कितना है 1,28,829, और ग्रोथ रेट कितना है -4.0। देखिए इसीलिए हम रियल जीडीपी पर जाते हैं, क्योंकि जहां पर इन्फ्लेशन होता है वहां पर हमें रियल पिक्चर शो नहीं होता। देखो 1,28,000 दिख रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर कितना है, ये 1,28,000 तो इन्फ्लेशन के कारण हुआ है, वास्तविक तौर पर तो 86,000 है, इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रा स्फीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2020-21 हो गया, अब आया वित्तीय वर्ष 2021-22 और 21-22 के क्वार्टर 1 का डेटा, मतलब 2021 के अप्रैल से जून तक की कहानी, सेकेंड वेव जब था तब की कहानी। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जीडीपी जैसे हमने एक देखा C+I+G+X-M, ये जो जीडीपी के कंपोनेंट होते हैं इसे कहा जाता है कि डिमांड साइड। जीडीपी की वैल्यू ये जो शो करेंगे इसे कहा जाता है डिमांड साइड। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इसे कहा जाता है सप्लाई साइड। इस सप्लाई साइड और इसे डिमांड साइड। ठीक, ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, आगे बढ़ते हैं। कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप बोलेंगे सर ये भी इंग्लिश में, देखिए एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, फॉरेस्ट्री अर्थात वानिकी, और फिशिंग मतलब मत्स्य पालन, माइनिंग एंड क्वेरिंग मतलब खनन उत्खनन, मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, इलेक्ट्रिसिटी गैस से तो पता होगा, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। ये दो घटक हैं, ये जो दो घटक हैं ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। 1 से 2, 3 से लेकर 5 तक ये आएंगे आपके सेकेंडरी सेक्टर। मैंने आप लोगों से कहा था कई सारी चीजें मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा, और उसके बाद 6 से लेकर 8 तक ये आएगा किसमें, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर में। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। ये सारा मैं पीडीएफ में भी अटैच कर दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा कि किसमें कितनी बढ़ोतरी हुई। देखिएगा सबसे ज्यादा जो खुश होने वाली बात थी वह था ये कंस्ट्रक्शन का, कि कहां हम -49.5 में चले गए थे। ये वाला डेटा कौन सा है, पुराना वाला डेटा। ठीक है, इसी क्वार्टर में पिछला वाला डेटा जीबीए साइड -49.5% पर चले गए थे कंस्ट्रक्शन में, जहां पर ज्यादा लोगों की निर्भरता है। ये बढ़कर अब कितना हो गया 68.3%। क्लियर है? चलिए वो तो बात होगी सिर्फ एक सेक्टर की, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपको। अब यहां पर आते हैं, टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी हुई, 20.1%। इसी टाइम पीरियड पर पिछला कितना था, -24.4%। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये 20.1% क्वार्टर 1 2021-22 वित्तीय वर्ष का है, लेकिन ये कांस्टेंट प्राइस पर है। 20% का ग्रोथ बहुत ही मजेदार ग्रोथ था। लोग बहुत खुश हुए कि बाप रे जीडीपी ग्रोथ रेट 20%, अब तो हम बहुत अमीर आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद इसे भी समझने की जरूरत है। इस तरह से 20% का ग्रोथ रेट हुआ जरूर है, लेकिन अभी भी हम 2019 के लेवल से नीचे। ठीक है, देखो क्वार्टर 1 में 24.4%, क्वार्टर 2 पे -7.4%, क्वार्टर 3 पे 0.5% और क्वार्टर 4 में 1.6%। उसके बाद क्वार्टर 1 आया इस साल का, जो कि था 21.1%। क्लियर है? अगर आप देखेंगे तो एक ग्रोथ का चार्ट कुछ इस तरह से बनता है। ये ऐसा -24.4 गया और फिर ऐसा गया,
तो एक तरह से आपको ये ऐसा वी बनता हुआ दिख रहा हो। इसे ही कहा गया है वी शेप्ड रिकवरी। कई बार न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे कि कोरोना की वजह से हमारा ग्रोथ रेट नीचे गया, बट बहुत जल्द हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर आएंगे। तो नीचे जाके ऊपर आएंगे तो हमारा जो ग्रोथ चार्ट बनेगा वो वी शेप का बनेगा। इसे ही वी शेप रिकवरी कहा जाता है। क्लियर है? भले 20.1% का ग्रोथ रेट आया, लेकिन ठीक इसी टाइम पीरियड पर 2019 में 35.7 लाख करोड़ का जीडीपी था और इस बार 32.4% था। नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखते हैं। क्वार्टर 1 मान लेते हैं 2019-20, इसमें जीडीपी की मौद्रिक मूल्य आई। 3 महीने में जो वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य था वो 100 रुपए था। ठीक है, सॉरी, फिर आया वित्तीय वर्ष 2020-21। इसमें क्वार्टर 1 में हमने क्या देखा, -24, सीधा कह देता हूं मैं -25% ग्रोथ। मतलब कितना आया, 75 रुपए। मतलब 100 रुपए का वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा था, बट इसी टाइम पीरियड में 2020-21 में 75 रुपए के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा था। फिर उसके बाद आते हैं हम 2021-22 क्वार्टर 1, यहां से गए हम 20%। तो भाई 75 का 20% कितना होगा, लगभग 15%। तो क्वार्टर 1 में कितना हो गया ये, 90। तो भले ये 20% दिख तो रहा है, लेकिन कोविड के पहले की जो स्थिति थी उससे अभी भी हम क्या हैं, कम है। उस समय 100 था, अभी हम 90 ही हैं। तो ये जो 20% आपको ज्यादा दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो बेस था जिससे आपने जंप किया वो बेस ही बहुत नीचे था, लो बेस था। इस वजह से आपको ये 20% दिख रहा है। तो क्या खुशी की बात नहीं है क्या? बिल्कुल है, तो जरूर। मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा, कुछ इसमें चमत्कार हो गया तो ऐसा नहीं है अभी। हाँ, चमत्कार होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। अब ये आईएमएफ ने क्या रिकमेंड किया, क्या सजेस्ट, क्या कहा कि इंडिया की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022 में 9.5% बनेगी। एक काम क्यों नहीं करते, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का 2021-22 के लिए क्या अनुमान लगाया है। क्लियर है? तो बढ़िया रहेगा, कुछ होमवर्क भी आप करते चलिए। ठीक, चलिए। तो इस प्रकार से औपचारिक तौर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपका राष्ट्रीय आय समाप्त हो चुका है। कोई भी समस्या होगी, देखिए औपचारिक तौर से समाप्त हुआ है ना, मतलब मैंने पढ़ा दिया है। अब इसका कतई मतलब नहीं है ना कि आपको सब आ ही गया होगा, क्योंकि खुद को पढ़ने में, खुद को समझने में, खुद को चिंतन करने में समय लगता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आपको क्या करना है, मैं औपचारिक तौर से समाप्त तो कर रहा हूं, लेकिन आपको मुझसे संपर्क बनाए रखना है। जो भी डाउट होगा उसे पूछते रहना है। हमेशा के तरह मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। अच्छा, क्या है ना कि एक चीज और, ये जो अभी टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बताया ना कि संडे मतलब आप डिटेल देख लेना, वो समझ में आ जाएगा कब कब टेस्ट सीरीज है। इसका एक फायदा ये भी है कि ये जो हमारा लाइव क्रैश कोर्स है, इसका सिलेबस और टेस्ट सीरीज का सिलेबस दोनों पैरेलल चलेगा, पैरेलल पर आधारित है, मतलब सिलेबस पर आधारित है। मतलब जो पूरे वीक हम क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे, जो सिलेबस वही सिलेबस आपका टेस्ट सीरीज में भी बनाया गया है। इससे फायदा ये होगा कि तुरंत आपने पढ़ा है, फ्रेश है, टेस्ट में जाकर आपने एग्जाम दे दिया। होता है ना, कई बार हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, सिलेबस टेस्ट सीरीज का मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लगता है कि बहुत ज्यादा है यार, संडे के हिसाब से, एक सप्ताह के हिसाब से बहुत ज्यादा सिलेबस है, नहीं कंप्लीट हो पाएगा लगता है। तो क्या चाहिए होता है आपको लगता है कि कोई अगर हम इसे समझा दे, ये सारे टॉपिक फटाफट बता दे, एक रिवाइज करा दे, तो हम टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक सप्ताह में ही हम बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे, ऐसा लगता था। तो इसलिए हम क्या कर दिए, टेस्ट सीरीज के साथ में ये जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको मर्ज कर दिए।
तो हर प्रकार की समस्या का समाधान। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखे रहिएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट भी नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। सुन लीजिए, वो है आर्थिक वृद्धि और विकास। इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा, वो ज्यादा आप लोगों के लिए काम आएगा। ठीक है, ओवरऑल मैं ये समझा देता हूं। मामला ये है वृद्धि और विकास का कंसेप्ट कि जीडीपी ग्रोथ रेट ये सुनिश्चित नहीं कर, 15 मिनट भी नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में हम इसको खत्म करते हैं। पीडीएफ में दे दूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, पढ़ने का कंसेप्ट है। ठीक है, लाइट भी थोड़ी बड़ा कर दे, मतलब ब्राइटनेस कर दे। जीडीपी ग्रोथ रेट या जीडीपी यह सुनिश्चित नहीं कर दी कि लोगों के जीवन के स्तर में, जीवन का स्तर भी बढ़िया होगा। कहने का मतलब जीडीपी का अच्छा होना, बहुत तेजी से बढ़ना, ऐसा 1970 के दशक तक माना जाता था कि ये जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर अच्छा होगा, जीडीपी काफी अच्छे दर से आगे बढ़ेगी, तो उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन का स्तर भी उसी दर से बेहतर होगा। कॉमन सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट यह है कि अगर जीडीपी बहुत बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार बहुत मिलेगा। ठीक है, ये रोजा कर दिया मैंने, रोजगार मिलेगा जिससे लोगों की आय होगी, आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो लोगों के जीवन के स्तर में वृद्धि होगी। जीवन के स्तर में वृद्धि होने का क्या मतलब है? सबसे पहला तो उनका स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि उनकी आय अगर होगी तो वो क्या करेंगे, पैसे हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। सरकार तो सेवाएं देंगी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर, जहां पर हाई टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइज्ड हॉस्पिटैलिटी चलती है, वहां जाकर भी अपना इलाज करा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो उनके जो स्वास्थ्य के स्तर है वह बेहतर होंगे। अगर उनकी आय अच्छी है तो उनका शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। आय होगी तो क्या करेंगे, बच्चे जो गरीब होने की वजह से स्कूल नहीं जाते, पहले तो वो रुकेंगे और स्कूल जाना शुरू करेंगे। दूसरा, आय अच्छी होने से ऐसी स्कूल जहां पर क्वालिटी एजुकेशन मिलता हो, और अगर वो प्राइवेट भी हो तो वहां भी बच्चों को भेज सकते हैं। इंजीनियरिंग करा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ेगी। इंजीनियरिंग के फील्ड में ना बढ़े लेकिन व्यक्तित्व के तौर पर बढ़ती है। वाई? बिकॉज इंजीनियरिंग इज ए 4-year कोर्स विच मेक्स यू एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियर। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये कह रहा हूं। ठीक है, सहमत ना हो तो भावुक नहीं होना, समझ लेना सर ने अपने आर्टिकल 19 का इस्तेमाल कर लिया है। चलिए, और जिसे आर्टिकल 19 भी ना पता हो तो निखत मैडम के वीडियोस को देखते रहें। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं निखत मैडम, पोखराज सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो आप लोगों से यह कहता हूं कि आप लोगों के जो टोटल मार्क्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करने वाला है वो है छत्तीसगढ़ जीएस। तो पोखराज सर के वीडियोस को बराबर से देखते रहिए, कंटिन्यूटी बनाकर रखे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और पोखराज सर को एकदम बाहुबली वाला ट्रीट दीजिए, मतलब एकदम देवता दानी वाला, क्योंकि वो जो है वही वो सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होगा, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा अगर आय अच्छी है तो। और क्या होगा भाई, रहने को पक्का मकान होगा, रहने का घर होगा, पक्का मकान होगा, उस मकान में शौचालय होंगे, उस मकान में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ये सारे चीज भी जीवन के स्तर पर काम आते हैं, ऐसा ये माना जाता था 90s 70s तक। ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्यों इंडिया जीडीपी के आधार पर 5वें-6वें रैंक में रहता और मानव विकास सूचकांक में इंडिया 129 130 के रैंक में चला जाता।
क्योंकि मानव विकास सूचकांक क्या करता है, यही तो करता है कि अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के जीवन के स्तर को बताता है। उनका स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, यही तो बताता है। तो अगर ये चीजें होती, वाकई में प्रैक्टिकली भी ऐसी होती, सिर्फ थ्योरी में नहीं होती, तो इंडिया जीडीपी के आधार पर 5वां 6वां रैंक अगर लाता, तो मानव विकास सूचकांक के आधार के तौर पर भी उसका रैंक 5वां 6वां ही होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ तो दिक्कत है। उसी दिक्कत का समाधान करने के लिए सरकार बैठी होती है। आ रही बात समझ में? अब ये तो हो गया एक एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो काफी अच्छा है, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन है, तेल है, जिसको एक्सपोर्ट करके उनकी जीडीपी बढ़ती है। लेकिन क्या मानव विकास या मानव जीवन स्तर में उसका वैसा ही उसी दर का प्रभाव देखने को मिलता है? नहीं मिलता। बम गिर रहे हैं, गृह युद्ध हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, स्वास्थ्य स्तर बेकार पड़ा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी तो जीवन का स्तर भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं। ये दूसरा उदाहरण। बाहर क्या जाएं, हमारे देश के भीतर भी कई ऐसे राज्य हैं जो जीडीपी के ग्रोथ रेट में काफी आगे हैं, लेकिन अगर हम लिंगानुपात में देखें तो काफी पीछे हैं। तो सीधे तौर पर यह मतलब है कि जीडीपी का बेहतर होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि जीवन का स्तर भी बेहतर हो रहा होगा, लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। जैसे जापान का उदाहरण देते हैं, प्राकृतिक संसाधन कुछ नहीं, भूकंप में देश बना हुआ है, भूकंप जोन जो है, अर्थक्वेक जोन, उसमें वो देश बना हुआ है, आए दिन भूकंप आते रहता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, काम किया किस पर? मानव विकास पर। यही जापान ही एक ऐसा देश है जिसने पूरे मानव इतिहास में न्यूक्लियर बम का दर्द सहा है, बर्बाद हुआ है ये जापान एक समय पर। लेकिन फिर भी अगर हम डेवलपमेंट पर अगर हम देखें तो जापान जीडीपी के आधार पर तीसरे चौथे नंबर पर मिलता ही है। क्यों भाई? प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, बाकी दिक्कतें भी हैं। फिर कैसे? क्योंकि उन्होंने मानव विकास अपना ध्यान दिया, मानव विकास किया, जीवन का स्तर बेहतर किया, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब प्रोवाइड किया और उन्हें स्किल्ड लेबर बनाया। और यही स्किल्ड लेबर अपने बैलाडीला से आयरन और ले जाके कार बना बना के भारत में ही बेच दिए। सर्विस सेक्टर उनका डेवलप हुआ, जिससे उनकी जीडीपी बढ़ी और इतने मजबूत देश बने। तो इन शॉर्ट, एक तरफ जीडीपी है, एक तरफ मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। जीडीपी अगर बढ़ेगा तो सुनिश्चित करिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो जीडीपी फिर से बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? अगर ये मामला नहीं हुआ तो अगर ये मामला नहीं हुआ, जीडीपी बढ़ते जा रही है लेकिन मानव विकास में तब्दील नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिएगा, जैसे ही प्राकृतिक संसाधन खत्म होंगे कई देशों के, उनकी जीडीपी डाउन हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने मानव विकास में काम ही नहीं किया। तो इसलिए एक साइकिल रिलेशन होना चाहिए। एक अच्छा मानव संसाधन जीडीपी को बढ़ाता है, एक अच्छा जीडीपी मानव संसाधन में जाना चाहिए। और इन्हीं सब कंसेप्ट के आधार पर मानव वृद्धि और विकास की कहानी जाकर टिक जाती है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अच्छा ये समझ गए तो ये ग्रोथ को समझने के लिए, विकास को, वृद्धि को समझने के लिए तो जीडीपी है, लेकिन विकास को समझने के लिए, डेवलपमेंट को समझने के लिए मापन के कौन से पैमाने हैं? तो भाई मानव विकास सूचकांक है एसडीआई, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पीडीएफ में दूंगा मैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है,
सकल राष्ट्रीय खुशहाली है, जेंडर गैप इंडेक्स है, लैंगिक विषमताएं जिसमें दिखती है। तो ये सारे वो पैमाने हैं जो किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट को शो करते हैं और इसलिए इन्हें पढ़ना चाहिए। कौन कौन से संकेतक इनके अंतर्गत आएंगे और उन संकेतकों के आधार पर अभी वर्तमान में भारत का क्या रैंक है, फर्स्ट रैंक इसका क्या क्या पढ़ना है, इनके संकेतक पढ़ने हैं। पहला, भारत का रैंक पढ़ना है। तीसरा, जो फर्स्ट आया है उसको पढ़ना है। क्लियर है? तो राष्ट्रीय और मानव ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो से एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास है कि ये विषय आपका मजबूत होना चाहिए। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।